वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम? Work done by all forces is equals to change difference in kind. Work done by all the forces is change in, and if there are only conservative forces, तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल। ये सब बातें हमने करी थी ना। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाले क्वेश्चन भी किए थे, रिवाइज करके आए हो? तो एक क्वेश्चन करो। Calculate maximum compression in spring if the block is released from rest.
कितना बोलो। कितना आ रहा है? 16. ये चेक करना जरूरी है क्या? mg sin 37 से हमेशा चेक किया करो। अगर एक्सटर्नल फोर्स 16 न्यूटन से कम हो गई तो ये ब्लॉक नीचे गिरेगा। और कुछ बात समझ आई? ठीक है ना? क्या है? बोलो कोई तकलीफ? कितनी डिस्टेंस है ये? 20 मीटर। 20 है ना? हाँ? किसका सही है पूरा? नहीं बीच का में से 13 into 2 plus x ये समझ आया कैसे हुआ? हाँ? समझ आया तेरे को? शर्मा मत। तेरा चेहरा बता रहा है कि नहीं आया? सेम क्वेश्चन का डेटा चेंज कर दूं, बोर्ड पे आके करोगे? बोलो। सेम क्वेश्चन डेटा चेंज कर दूं, बोर्ड पे आके करोगे? हाँ? गुड। वर्क डन by non-conservative forces change in
टोटल एनर्जीज, ठीक है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में सबसे पहले लिखा फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्टेंस 20 प्लस फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्टेंस 2 प्लस x which is equals to initial kinetic energy, initial spring potential energy and initial gravitational energy mgh minus 0 kinetic energy, 0 mgh gravitational energy plus half kx square, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा मैं वहां पे नहीं जा रहा। कुछ बात समझ में आई? क्या इक्वेशन सही है? सही है? गलत है? गलती ढूंढो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव। फ्रिक्शन पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। एंगल इज 180, cos 180 इज -1। अरे भैया बात समझ आई? अरे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव। अगर कल के क्वेश्चन में मुझे पता नहीं मैंने नेगेटिव साइन लगवाया नहीं लगवाया, देख लेना, चेक कर लेना एक बार। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 180। cos 180 इज -1। अब ठीक है, अब जो भी आएगा वो आंसर। क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, वो एक अलग चीज है, ठीक है। ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ। फिजिक्स के क्वेश्चन को टफ देखो ये सब चीजें बनाती हैं। जैसे ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना, डायग्राम ना बना के आपको लैंग्वेज में दूंगा, आधे बच्चे वैसे ही पेन छोड़ देंगे, सर बहुत बड़ा ये सॉल्व, सर वो बड़ा सा कुछ वर्ड दिख रहा है, कुछ हमने सोचा छोड़ दो। ऐसा कुछ भी टाइम पास मत करो। कोई बात समझ आई? इसको बता दूं? हाँ, कितना सही लिखा था निखिल? तो 30 into 2 plus x को लिखना भूल अच्छा, और नेगेटिव तो वर्क डन वाला पार्ट ही राइट है, आरएचएस नहीं आया हमारा तो ये वाला पार्ट आया, बॉर्डर वाला नहीं आया। नीति मेरा भी वो 30 ये एनालिसिस आया। पूरी क्लास मिल जाओ पूरा आ जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम समझ आ रही है कैसे लगाते हैं? ठीक है, तो कहीं भी कोई भी फोर्सेस लग जाए आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो एंड अपना आंसर आ जाएगा। और अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो टोटल एनर्जी को कंजर्व कर दो, ठीक है। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रेम डिपेंडेंट है? कल हमने बात करी थी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगा सकते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा पाओगे? हाँ, लेकिन उस फ्रेम में सूडो का भी वर्क डन लगाना पड़ेगा। अरे नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक एडिशनल फोर्स होती है सूडो फोर्स। तो अगर उस फ्रेम में आप वर्क एनर्जी थ्योरम देखोगे तो आपको सूडो फोर्स का भी वर्क डन लिखना पड़ेगा। कुछ बात समझ आई है ना? तो किसी भी फ्रेम में लगा सकते हैं, ठीक। ये हो गया। मतलब ये बताओ तो इसमें और एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सेक्शन है। क्या 2-3 अच्छे सवाल कराता हूं, देखो थोड़े से लेवल बढ़ा दो, ठीक है, और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखो ये अपनी एक टेबल है, क्या है? और मैं ना मार्केट से एक चेन लेके आया। चेन देखी तुमने? बोलो कोई तकलीफ? हाँ, आपको मैंने बोला लेंथ ऑफ चेन
was L and mass of chain was M. बोल बच्चे ठीक है, चल तेरे लिए थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। ऐसे समझ रहे हो, ये टेबल है और उस पर चेन रखी है, ठीक है। फिर ना सर सो चेन ऐसी पड़ी रहेगी या नीचे आएगी? तुम्हें क्या लगता है? हो सकता है ऐसे पड़ी डिपेंड करता है डिपेंड होता है कितना पार्ट ऊपर है 50% से ज़्यादा पार्ट रहा नहीं तो नीचे आएगी। अच्छा ये जो ऊपर की चेन है इसको रोकता कौन है? लेट अस से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज मीन। आपसे पूछा, सुनना, कैलकुलेट मिनिमम लेंथ to be kept on table so that chain is कितनी लेंथ में टेबल पे रखूं कि चेन किस पे रहे? रेस्ट पे। क्या मेरी बात कुछ समझ आई? करो ट्राई, देखते हैं कौन करता है। बेहतरीन सवाल है, आसान क्वेश्चन नहीं है, पर कर सकते हो, कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है। I give you 2 minutes. मैं पूरा टाइम थोड़ी दूंगा। तुम लोग अपने लास्ट ईयर के बैचमेट्स के टच में हो? हाँ, क्या कर रहे हैं तुम्हारे दोस्तों की? वरद कहाँ पर है? वरद वो भी जेई के लिए हाँ। कर रहा है, कोई तो दूसरी यानी प्राइवेट अच्छा, कंप्यूटर पे। और किस चीज के टच में हो? वो आर्यन तो इधर ही है। आर्यन तो इधर ही है। आदित्य वो तो सीए का है। जेई प्रिपरेशन वाले किसके कितने लोगों के टच में हो? 4 और एक स्कूल का था, इधर का नहीं। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, कोई भी सवाल है ना सोचने की
जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी डेवलप होगी तुम कंपेयर कर लेना अपने मित्रों से। जिस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को सोचोगे फिजिक्स में, उस तरीके से तुम्हारा कोई और दोस्त सोच कंपेयर कर लेना किसी से भी, जिसको जो मर्जी तुम जानते हो। ये एक चीज पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, ये मुझे आती है। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ज्यादा फिजिक्स किसी को आती नहीं होगी, आती होगी बहुत। तुरंत खान 30 मार्क खान बैठे, तो मुझे जिस तरीके से पढ़ाना आता है वो पढ़ा नहीं सकता। तो ये तुम्हारे मार्क्स में दिखता है मुझे। केमिस्ट्री और मैथ्स में फायदा भी क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इस बार का भी जेई का रिजल्ट किया है, 98.9 परसेंटाइल आई है। वो नीति जानती है, उसके भाई का दोस्त था, उसके फिजिक्स में 24 क्वेश्चन सही थे। 99.9 परसेंटाइल फिजिक्स में आई है। बट द पॉइंट इज कि एक सब्जेक्ट से तुम्हारा कभी भी एग्जाम, तो तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट इक्वल पेस पे होने चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? लॉजिक पे बात करो तो तुम इंजीनियर बनने वाले हो, ऑलवेज वर्क ऑन लॉजिक। अगर तो एक सब्जेक्ट से तुम्हारा काम निकल जाता तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको पता है आपका एक सब्जेक्ट से काम नहीं निकलने वाला, तो आपको तीनों सब्जेक्ट पे इक्वल हार्डवर्क करना है। अब पॉइंट हुआ कि आपका तीनों सब्जेक्ट इक्वल लेवल ऑफ इंटरेस्ट जनरेट नहीं करेगा, इट इज वेरी नेचुरल। तो जिस सब्जेक्ट में आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट कम है उस पे आपको ज्यादा काम करना है। मतलब अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे दिन में 3 घंटे पढ़ने हैं, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ्स, नहीं। जो सब्जेक्ट तुम्हारा ज्यादा वीक है उस पर तुम्हें ज्यादा टाइम देना है, और जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसमें शायद थोड़ा कम टाइम देना है। फेयर इनफ? एंड सबसे अच्छा सब्जेक्ट होना कौन सा चाहिए? केम। ये मैंने पहले भी बताया था, नहीं बताया था तो दोबारा बता रहा हूं, सुन लो। तुम्हारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए केमिस्ट्री, ठीक है? वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 लाना बहुत सिंपल है, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, देखते ही स्ट्राइक कर जाते हैं, देखते ही ये आंसर, दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जैसे फिजिक्स और मैथ्स में दिमाग लगाना पड़ेगा, केमिस्ट्री में दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा इसका आंसर ये है, तो या तो आता है या नहीं आता, दैट्स इट। उसमें 100 में 100 आता है। इसलिए कंपटीशन निकालने के लिए केमिस्ट्री हैज टू बी अ स्ट्रेंथ, ऐसा होना चाहिए। ऑल्दो ये भी एक सही बात है कि 99% जनता का सबसे खराब सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है। ये भी मैं तुम्हें बता दूं, ये डेटा मेरा खुद बहुत खराब था, सबसे खराब केमिस्ट्री तो वही है एकदम। क्योंकि हम लोग का दिमाग लॉजिक पे काम करता है, केमिस्ट्री में कोई लॉजिक, इसलिए सीरीज बात। बट आप उस चीज को भी समझो कि यू हैव नो चॉइस, वो आपको अच्छा करना पड़ेगा, उसमें समझ आ रहा है किसी को? ये नहीं। देखो मैं करके बताता हूँ, वैरायटी का आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो शायद। सुनो, लेट अस से ये एक्स लेंथ नीचे, ठीक? तो टेबल पे कितनी लेंथ है? n-1। ठीक है। अच्छा, मैंने ना बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ा था, तुमने भी पढ़ा था। सो एल लेंथ में m मास है, एल लेंथ में 1 मीटर में कितना मास है, और x मीटर्स में कितना मास है? सिमिलरली L माइनस x मीटर्स में कितना मास है? बोलो कोई तकलीफ? पक्का? अब देख, ये x मीटर्स में मास है इतना, ठीक है? सही बात है? सो इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, mg? वो लगेगी नहीं लगेगी? मतलब इस चेन पे जो डाउनवर्ड फोर्स लगी, दैट इज m बाय l इंटू x इंटू जी। पहले बताओ कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हम चाहते हैं हमारी चेन रेस्ट पे हो, तो जो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे लगेगी
क्या वो इससे बड़ी होनी चाहिए या मैक्सिमम ग्रेटर इक्वल होनी चाहिए? बोलो कोई तकलीफ? पक्का? अच्छा फ्रिक्शन होता क्या है? म्यू इनटू एंड इतने पे व्हाट इज नॉर्मल? mg। नॉर्मल इज mg और इतने लेंथ का मास कितना है? देख ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा, म्यू इंटू एम बाय एल माइनस एक्स इंटू जी शुड बी इक्वल टू एम बाय एल एक्स इंटू जी। इक्वल टू मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मिनिमम पूछी है, वरना तो मैं ग्रेटर रखता। ठीक है, बस एम बाय एल गया, जी और जी, सही बात है ना? सो म्यू एल is equals to x 1 plus mu। सही है? अरे ठीक है, सो x कितना आया? म्यू एल अपॉन 1 प्लस, पर हमसे क्या पूछी गई है? ये लेंथ। सही बात है, मिनिमम लेंथ ऑन टेबल। सो माय आंसर विल बी l माइनस एक्स, मतलब l माइनस म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, l प्लस म्यू एल माइनस म्यू एल अपॉन 1 प्लस l अपॉन। आंसर देख, इस सवाल में क्या टफ था? ऑनेस्टली तो मुझसे पूछो, अगर मैं इस सवाल को रेट करूं, गुड क्वेश्चन, पहले सवाल आसान, पर इसमें टफ क्या था अगर तुम वो पूछो ना तो सिर्फ यूनिटरी मेथड। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमने पहले नहीं पढ़ी है। तुमको पता है फ्रिक्शन फोर्स बड़ी होनी चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ये स्लिप नहीं करेगी। तो पॉइंट ये कि फ्रिक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकाले कैसे? यूनिटरी मेथड। कोई बात समझ रही? सुनना, सवाल सुनो। मास, मास ले लो इसका 12 किलो, ठीक है ना? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0, मतलब इस पूरी टेबल पे फ्रिक्शन कहीं पे भी, तो क्या है, जैसे ही चेन को छोड़ूंगा ये चेन नीचे आएगी। अरे पक्का, क्योंकि अब इसको रोकने वाला कोई है। आपसे पूछा कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ चेन when chain becomes vertical। जैसे ये चेन पूरी सीधी हो जाती है, मतलब ये 2 मीटर यहां आ जाता है, बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी चेन की? लगाओ देखो। ये मिटा दो। नहीं सही, हाँ एक सेकेंड। हाँ कभी तो मैं काम कर।
आ गया? राइट है या नहीं वही? अच्छा चलो आओ। पहले बताओ इस पूरे सेटअप में शुरू से लेके आखिरी तक कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? ग्रेविटी, उसके अलावा कोई फोर्स? अरे बात समझ आई? इसका मतलब इसमें हम लिख सकते हैं इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी। अरे कुछ बात समझ आई? अब देख इनिशियल केस में एक तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि बॉडी को रिलीज किया है, और सही है, और पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा पहले मास निकाल लेते हैं। इस 8 मीटर का मास कितना है? 12/10 into 8. 8 केजी? Yes. नहीं 8 आएगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना 8 आएगा ही नहीं। 1.2 इंटू 9.6 और इसका मास कितना है? 2.4 केजी। गलत तो नहीं बोला नहीं. है ना? ठीक है, ये समझ में आया ना कैसे लिखा? हाँ. अच्छा बहुत बढ़िया सर। जीरो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 8 मीटर है ना, तो 4, तो 9.6 इंटू जी इंटू 4 सेंटर ऑफ मास। ठीक, दिस इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली ये पूरी 10 मीटर की हो जाएगी, m इंटू h इंटू जी, आधा हाफ, और प्लस हाफ m v स्क्वायर, जो भी आएगा इससे वो आंसर है। अगेन अ क्लासिक क्वेश्चन, आसान नहीं है ये। बता दो उसको। क्या हो गया? देख मेरी बात सुन, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन से बताता हूँ। पहले वाला थोड़ा सा शायद तुम्हें एक लेवल नीचे ही हो गया। मान लो कुछ इस टाइप का सेटअप है, 1 किलो का ब्लॉक है, 2 किलो का ब्लॉक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है। जब आप इस सिस्टम को रिलीज करोगे 2 किलो का ब्लॉक नीचे आएगा और 1 किलो का ब्लॉक आगे आएगा, अरे आएगा। मानो मैंने आपसे पूछा कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी व्हेन 2 kg ब्लॉक फॉल्स डाउन बाय 2 मीटर। ये 2 मीटर नीचे गिर जाए तो बताओ इन दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी? क्या इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी यूजिंग कांस्टेंट मोशन? ये जितने से नीचे आएगा वो उतने से आगे आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन कुछ नहीं। कुछ बात समझ आई? देख इन दोनों सिस्टम पे ग्रेविटी के अलावा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है? टेंशन, ठीक है। बट टेंशन का वर्क डन 0 होगा, क्यों? इस पे टेंशन लग रही है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे। इस पे टेंशन लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे।
दोबारा सुन मेरी बात, मान लो इस पे टेंशन है 10 न्यूटन और इस पे टेंशन है 10 न्यूटन, तो इस पे टेंशन लगी 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे 2 मीटर, तो वर्क डन आया 2 into -10, सही बात है। इस पे डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर और टेंशन लगी 10 इधर, तो वर्क डन हुआ +2 into 10, तो टोटल वर्क डन विल बी। ऐसा हमेशा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। जनरली बच्चे के दिमाग में आता है टेंशन का वर्क डन, टेंशन का वर्क डन 0, क्योंकि टेंशन दोनों पे लगती है। कुछ बात समझ आई? सो इस पे ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, सिस्टम इज रिलीज्ड, दोनों का, दोनों का, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अगर कभी डाउट हुआ करे पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, हमें समझ नहीं आ रहा, कोई तकलीफ नहीं है, दोनों का अलग अलग लिख लो, दोनों का अलग अलग लिख लो। मान लो ये एट अ हाइट x है, मान लो, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई 1 into g into x, और कितना 1 into g into, कोई तकलीफ, इसकी कितनी हुई 2 into g into 2, 2 into g into, हो गया फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले। तो अगर इसकी फाइनली वेलोसिटी हो जाएगी v, इसकी भी वेलोसिटी हो जाएगी v, तो हाफ mv² प्लस हाफ mv², मतलब हाफ इंटू टोटल मास इज 3 इंटू v², सही है। अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, जब ये 2 मीटर नीचे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी भी 1 into g into आंसर, आंसर। पिछले क्वेश्चन में अगर मुझे पता नहीं, अगर किसी बच्चे को ये डाउट आया था कि सर ने सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्यों लिखी, इसकी क्यों नहीं लिखी, वो इस वजह से नहीं लिखी, कट जाएंगे। क्या मेरी बात कुछ समझ आई? पिछला क्वेश्चन पलट के देख, जो मैंने इक्वेशन लिखी है इनिशियली, वो मैंने सिर्फ हैंगिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन की लिखी है, ऊपर वाले की इस वजह से। क्या मेरी बात से कुछ समझ आई? अभी तो एक्चुअली क्वेश्चन करोगे वर्क एनर्जी थ्योरम में ले देके आपको प्रैक्टिस करना है हाउ टू राइट इक्वेशन। एक बार इक्वेशन लिखना आ जाएगा फिर इसमें और कुछ नहीं है। कंफ्यूज होता है बहुत इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल, सॉरी कंफ्यूज होता है इनिशियल काइनेटिक। हाँ, तो जहां जहां कंफ्यूजन हो वहां सेपरेट सेपरेट लिखो, अलग अलग लिखो। अगर तुम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तुम अलग अलग लिखो, कोई तकलीफ नहीं है। कुछ बात समझ आई? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मैंने बोला था वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्क और एनर्जी की बात पढ़ाऊंगा, तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है, ठीक है। उसका रीजन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वर्क एनर्जी थ्योरम यूज होती है, ठीक है। तो हम कुछ और नहीं पढ़ रहे हैं, हम वर्क एनर्जी थ्योरम का एक और बाइफरकेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस करने सिखाऊंगा सर्कुलर मोशन में यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कभी भी कोई भी सवाल आए, आपको दो इक्वेशन बनानी है। एक इक्वेशन आपको देगा नेट फोर्स इक्वल टू 0, कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओ, नेट फोर्स इक्वल टू 0 करो, और दूसरी इक्वेशन आपको मिलेगी हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम से। कहां से? वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ बात समझ आई? कैसे लगानी, कैसे करनी, मैं बताता हूं। पहले तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझते हो क्या होता है? क्या होता है? वर्टिकल प्लेन
समझो मैं एक ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ लूं, ठीक है, मान लो इसको क्वेश्चन की तरह करते हैं। देख, मैंने आपसे मान लो एक सवाल पूछा, क्या पूछा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको ना नीचे से हमने वेलोसिटी दी, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, क्या ये घुमा घुमा पूरा, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, घुमा 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ बात समझ आई? मतलब कम वेलोसिटी दोगे पेंडुलम करेगा, ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो ये ऐसे जाएगा, यहां से गिर जाएगा। एक ऐसी पर्टिकुलर मिनिमम वेलोसिटी है जिस पे ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। मान लो मैंने आपसे वही पूछ लिया, कैलकुलेट द मिनिमम वेलोसिटी इम्पार्टेड, देखो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मिनिमम वेलोसिटी इम्पार्टेड फॉर अ बॉडी टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। Calculate the minimum velocity imparted for a body to perform a vertical circular motion. To perform a vertical circular motion. A, B, C, D. देखो, मान लो एक मास m है, इसको हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी u, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये पूरा सर्कुलर मोशन घूम जाए, ठीक है, फेयर ना। अच्छा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ये यहां पे ऊपर चढ़ेगा, इस पे टेंशन कम होगी, धीरे धीरे कम होगी, सही बात है। तो सोच सबसे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? सी। मैं तो कह रहा हूं जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाए, बॉल यहां पहुंच जाए, उस समय जो टेंशन है, टेंशन एट पॉइंट सी, अगर ये ग्रेटर देन 0 रही तो फिर मेरे बॉल को कोई तकलीफ, फिर तो घूम गया पूरा। मतलब सोच, मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है कि इस बॉल को मैं यहां से यहां तक पहुंचा दूं, वो भी विद पॉजिटिव टेंशन, कि स्ट्रिंग टाइट होनी चाहिए, एकदम लूज नहीं होनी चाहिए। भाई टेंशन 0 मतलब क्या है? स्ट्रिंग लूज हो गई, सही बात है। तो मैं क्या चाहता हूं, मेरी स्ट्रिंग टाइट होनी चाहिए, लूज अगर यहां तक टाइट रही तो इसके आगे फिर कोई तकलीफ नहीं है। मान लो यहां वेलोसिटी है v, ठीक, फेयर इनफ। अब कुछ नहीं करना है, 2 इक्वेशन लिखनी है। एक तो देखी नेट फोर्स इक्वल टू 0, कैसे? देखो, इस पॉइंट पे बॉडी पे एफवीडी बनाओ, ये है बॉल, इस पे लगी टेंशन, इस पे लगी mg, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाई बाहर, mv² बाय r। सो हमने नेट फोर्स के लिए लिखा टेंशन प्लस mg इज इक्वल्स टू mv² बाय r। टेंशन एट पॉइंट c इज इक्वल्स टू mv² बाय r माइनस mg। And if I want to perform a vertical circular motion, this should be greater than 0। बोलो कोई तकलीफ? पक्का? पर हमको v तो चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए? u। बात समझ आई? अब देख, फ्रॉम पॉइंट a टू c, a से लेके c तक कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? एक तो लग रही है टेंशन, बट a से c में क्या टेंशन का वर्क डन 0 है? 0 है। क्यों? बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। पहला लेक्चर, सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज 0 बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट।
अरे कुछ याद है? सो वर्क डन बाय टेंशन इज 0। अब क्या सिर्फ ग्रेविटी को लग रही है? अगर सिर्फ ग्रेविटी लग रही है तो मैं बोल सकता हूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखना इक्वेशन नीचे से। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब ए पे था 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो m g और हाइट कितना चला गया 2r, 2 टाइम्स द रेडियस। ठीक है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ? ठीक, ये है मेरी दूसरी इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, कैलकुलेशन देखना ध्यान से। इस पूरी इक्वेशन को r से डिवाइड कर दो, तो यहां आया r, ये r बच गया, यहां आया r। ठीक है, और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये चला गया, ये हो गया 4, ये चला गया। अब mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू यहां पे रख दो, तो देख क्या बना, mu स्क्वायर बाय r माइनस 4mg माइनस mg शुड बी ग्रेटर देन 0। u स्क्वायर बाय r शुड बी ग्रेटर देन 5g, u शुड बी ग्रेटर देन सुबह के 4 बजे भी तुम्हें ये याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं सीटीईटी में, तो भर भर के आते हैं। आपसे बोलेगा एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 2 मीटर्स, इसको वेलोसिटी दी 10 मीटर पर सेकंड, बताओ ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा नहीं करेगा? अपने को याद होना चाहिए एकदम। वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी है? √5 g r। ठीक है, सो √5 into g is 10, 50 into r is 2, तो √50 into 2 √100, that is 10 मीटर पर सेकंड। क्या वेलोसिटी 10 है? मतलब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन जस्ट कंप्लीट करेगा। अगर मैं यहाँ 9 कर दूं तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन 11 कर दूं तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन, याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड है एकदम। फॉर अ बॉडी टू परफॉर्म अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन इट शुड हैव मिनिमम वेलोसिटी √5 g r। ये मास पे डिपेंड। इसको भी याद करने से ज्यादा जरूरी है प्रोसेस। सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जितनी भी इक्वेशंस बनेगी, एक बनेगी नेट फोर्स 0 और एक बनेगी वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, उधर भारत माता की जय। पूरा नहीं करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मंडे को करेंगे। सोने के
मिटा दूं? नहीं चलेगा। हो गया नहीं बेटा? एक 1 kg की बॉल 1 मीटर की स्ट्रिंग से टाइड अप है और इसको वेलोसिटी दी 10 मीटर पर सेकेंड। पहले बताओ सर्कुलर मोशन करेगी? करेगी नहीं करेगी? समझी? कैसे? √50 तो अंडर रूट 50 कितना होता है? 7 पॉइंट समथिंग। रूट 49 7 होता है ना? नहीं हाँ मतलब रूट 48 बनता है। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा करेगी। इस पे सवाल पता है कैसे आता है? अलग अलग वैरायटी के। कैसे देखो, जैसे मैं एक करके और दिखाता हूं। इधर देख, गौर फरमाओ। मान लो आपसे पूछा कैलकुलेट द टेंशन व्हेन एंगल इज 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। इस पॉइंट पे क्या बताना है? टेंशन। मैंने टेंशन पूछ लिया। हो सकता है आपसे पूछ ले कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट दिस पॉइंट। कुछ भी मतलब, ठीक है? दो इक्वेशन बना दी, ध्यान से देखिए। मान लो इसकी इक्वेशन है, इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है? अब पहली इक्वेशन तो नेट फोर्स 0, तो ध्यान से देखिए इस बॉल की एफबीडी बनाओ। इस पे नीचे लगेगी mg, अरे ऐसा और नो, और ये एंगल भी है 37, अरे सही है। सो mg का टेंशन के अलावा कंपोनेंट विल बी mg cos 37। सो टेंशन प्लस mg cos 37 इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय पहली इक्वेशन, ठीक है? दूसरी इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम से, ध्यान से देख। इनिशियल फाइनल इक्वेशन देखना ध्यान से। जब बॉडी नीचे थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m 10 स्क्वायर, बोलो कोई तकलीफ, इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी m g इंटू h। अब h देखो 1 मीटर प्लस दिस हाइट, और ये हाइट कितनी है? अगर ये है 1 मीटर, एंगल 37, तो दिस हाइट इज 1 cos 37। अरे यस और नो? और 1 cos 37 मतलब तो 1 प्लस 4/5 इज 9/5। कितना? सेकंड इक्वेशन आंसर। ध्यान से देख, दोनों इक्वेशन में सिर्फ v और t पता नहीं है। मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं। अरे कुछ बात समझे? देख पहली इक्वेशन देख, ये नहीं पता है, मास पता है, g पता है, cos 37 पता है, मास पता है, रेडियस पता है, v नहीं पता। इसमें मास पता है, v नहीं पता, मास पता है, g पता है। आंसर। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने यहां पूछ लिया
कोई यहाँ पूछ लेगा एट एन एंगल 53 डिग्री बताओ वेलोसिटी। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमेशा दो इक्वेशंस बनेगी, एक मिलेगी नेट फोर्स इक्वल टू 0 से रेडियल डायरेक्शन में, और एक इक्वेशन हमेशा मिलेगी वर्क एनर्जी थ्योरम से, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय टेंशन 0 होता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट यहां यूज करते हैं। कुछ बात समझ आई?